तो भाई आपने सिमिलरिटी जो है वो अच्छे से पढ़ ली है। जितने भी रूल मैंने आपको बताए हैं, जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं, वो सारे एक बार रिवाइज कर लो। अगर अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं, एक बार खुद लिख कर देख लो कि सर ने ये केसेस बताए हैं, इन केसेस के अंदर ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ये सारे एक बार लिख कर देख लो अगर नहीं देखे तो, ठीक है। मानो मेरी बात, काम की बात है। और अब उन्हीं सारे केसेस के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी करेंगे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में अब तक आए हैं, कुछ ऐसे भी जो आगे आ सकते हैं, बिल्कुल रिलेवेंट हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा कि आप पूरा जी जान लगाकर उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने की जो नॉलेज है वो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर लो फिर भी मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेना, ठीक है। भले ही वो सेम हो, भले ही वो अलग हो, फिर भी मेरी एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट वीडियो आप सारे देखोगे, है ना। एक्सरसाइज में आपके पास ऑप्शन है कि जो भी आपको समझ में ना आए वो आप देखो। चलो भाई, तो एक बार इसको कोशिश करो, करते हैं। ये सीजीएल में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 टीयर 1 में। इन ए ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। एक ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है। तो ये तो सबसे बेसिक वाला केस हो गया कि बेस के पैरेलल लाइन खींच दो, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। AD इज इक्वल टू A, DB इज इक्वल टू A+4, बढ़िया। AE इज टू A+3, होती उम्दा। और EC इज इक्वल टू 7A। तो आपने बतानी है A की वैल्यू, A इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, उसने A की वैल्यू पूछी है और ऑप्शंस के अंदर A की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, ऑप्शन यूज कर लो, है ना। तो ऑप्शन चेक करते हैं भाई, 3 को चेक करते हैं, 3 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। और हाँ, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, छोटी ट्रायंगल बड़ी के सिमिलर है, तो हमें पता है कि इसका और इसका रेशियो दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, वही हम चेक कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगा तो 3/7, ठीक है। यहाँ पर रखूंगा 3 दूनी 6 और 3 9, 3 7 21, इसको काटो, 3 3 9, 3 7 21, 3/7 इज इक्वल टू 3/7, सेटिस्फाइड। एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल ऑप्शन है, CGL 2019 में आया हुआ, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो तरीका ऑप्शंस को चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है भैया, आप इक्वेशन बना लो कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। मैं यहीं पर लिख दूं ऐसे, तो मन ही मन में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो 7 × A 7A² इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 2A², फिर 8A और 3A, 8 और 3 11A। हमने एलजेब्रा की है तो इतना मल्टीप्लाई करने के आप एबल होने चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ, 4 दूनी 8A और A इंटू 3 3A, ऐसे करने से आता है। तो 8 और 3 11A मैंने लिख दिया और 4 दिए 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं भाई, सबको इधर ले आओ। 5A² माइनस 11A माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखना है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो हो -60, 12 5 60 माइनस का, और सम हो प्लस का 11। यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, तो -60 को तोड़ो जरा, 15 चौके 60, और सम 11 है तो बड़े वाला पॉजिटिव होएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हैं 5, मतलब कि A की वैल्यू हमने निकालनी है और हमने 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 A की वैल्यू से आ गई हैं, तो इसको आप डिवाइड कर दो 5 से। और ये केस तो हो ही नहीं सकता, उसने मना किया है कि A जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो A की वैल्यू A की पॉसिबल है, दैट इज 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करना आ गया होगा ना अब तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक बार कोशिश करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC D and E are points on AB and AC। देखो, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ट्रायंगल ABC के अंदर
डी और ई, ए बी और ए सी, इसी के ऊपर पॉइंट बताए ना जी हाँ, ए बी और ए सी के ऊपर। अगर मैं आपको ये बात बोल दूँ कि दोस्त ए डी बटे में डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे में ए सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो वही केस है, अगर ये सेम रेशियो में है इसका मतलब ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये सेम रेशियो में होते हैं, अगर ये सेम रेशियो में तो लाइनें पैरेलल होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बस एग्जामिनर ने यही बताया है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया। देखो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए ई इंटू डी बी, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए ई इंटू डी बी, ए बी इंटू, अच्छा मैंने क्या कर दिया, ए डी इंटू ए सी उसने बताया, अच्छा मैंने वहाँ पर ए सी लिख दिया, ए ई अपॉन ए सी, और यहाँ पर मैंने ए डी अपॉन डी बी लिख दिया। एक तुच्छ सा एरर हमारे द्वारा हो गया है, देखिएगा ए डी बटे में ए बी, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड ए डी, बड़ी ट्रायंगल की साइड ए बी, छोटी ट्रायंगल की साइड ए ई, बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी। अगर एग्जामिनर आपको ये बता दे कि ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, तो आप जान जाओगे कि सिमिलर ट्रायंगल का केस है, ठीक है, यानी कि ये इसके पैरेलल है। तो अब उसने इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताया है, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए ई, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर इतना ऑब्जर्व करना था कि भैया ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यानी कि ये वाला केस है। अगर ये वाला केस है तो यानी कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए होएगा, ये वाला एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होएगा। अब ये महान अनुभव क्या कह रहे हैं, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए सी बी प्लस 30, एंगल ए डी ई ये वाला एंगल ए सी बी प्लस 30 है, यानी कि ये ए प्लस 30 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस 30 है। आगे क्या बोल रहे हैं, ए बी सी इज 78, ए बी सी, अगर ये वाला एंगल 78 है तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, तो ए प्लस 30 इज इक्वल टू 78, ए में 30 जोड़ने पर 78 आता है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 48 होगी, 48 प्लस 30 78 आता है, तो ये 48 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, एंगल ए बताओ, तो एक ट्रायंगल के दो एंगल आपको मिल गए, तीसरा एंगल बता सकते हो कि नहीं बता सकते, बड़ी ट्रायंगल में ऑफ कोर्स बता सकते हो। तो ये हो गया भाई 110 और 16 126, तो 180 में से 126 घटाओगे 54, इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, 2018 सीजीएल 2018 टीयर 2, बताओ भाई, डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले खुद ट्राई कर लो एक बार। डी एक पॉइंट है कौन सी साइड पर, ए सी पर, तो इसने कहीं पर भी बोला है, मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ, कहीं पर भी मान सकते हैं। इफ पी क्यू एक्स वाई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है, ए डी का एक्स है, पी क्यू एक्स वाई है ना, और डी सी का वाई है, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ पी एक्स इज टू क्यू वाई, तो पी एक्स और क्यू वाई का रेशियो आपने बताना है, पी एक्स और क्यू वाई, ठीक, बहुत चंगा। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बी डी, और एग्जामिनर ने क्या क्या बताया है, एग्जामिनर ने आपको बताया है पी मिड पॉइंट है, यानी कि ये इसके बराबर है, एक्स मिड पॉइंट है ए डी का, यानी कि ये इसके बराबर है। तो अब ध्यान से देखो, सिर्फ ट्रायंगल ए बी डी को देखो, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिलाया गया है। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है मिड पॉइंट को मिलाने से, ये तीसरी वाली लाइन सेगमेंट के पैरेलल होती है, लेंथ में उससे आधी होती है और सिमिलर ट्रायंगल्स क्रिएट करती है। और आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी, अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है, क्योंकि अगर छोटी वाली ट्रायंगल की साइड 1 है तो बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड 2 है। अगर साइड का रेशियो 1:2 है छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में, तो एरिया का रेशियो 1:4 होएगा, 1:4 स्क्वायर करोगे
तो अगर इसका एरिया 1 है, पूरे का एरिया 4 है, तो इसका एरिया 3 है। ये चीज़ भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है भाई। तो अब सीधी सी बात है, इसकी लेंथ जितनी भी है, BD की लेंथ जितनी भी है, उससे आधी है ये। BD की लेंथ अगर 2A है तो इसकी लेंथ A है। अब नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाओ। एग्जामिनर ने यही बताया है कि भैया BQ इक्वल टू QC, Q को मिड पॉइंट बताया है इसका, और एग्जामिनर ने यही बताया है कि Y मिड पॉइंट है इसका, यानी कि DY इक्वल टू YC। तो ये भी एक ट्रायंगल BCD देखो, इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया गया है। तो ये जो लाइन होएगी सामने वाली साइड के पैरेलल होएगी और उससे आधी होएगी, तो ये 2A है तो ये भी A होएगी। तो एग्जामिनर ने PX और QY का ही तो रेशो पूछा है, 1:1 हो जाएगा। और PX और QY आपस में पैरेलल भी होंगी। क्यों? क्योंकि PX इसके पैरेलल है और QY इसके पैरेलल है। दो लाइनें जो सेम लाइन के पैरेलल हों वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, अगर आपसे ऐसे पूछे तो, ठीक है। और कल को एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि क्वाड्रिलेटरल PQYX के बारे में आप क्या कह सकते हो, आपका क्या कहना है इसके बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल PQYX को देखो जरा, इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी पैरेलल हैं। और लेंथ में इक्वल हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी इक्वल हैं। अगर एक जोड़ा पैरेलल और इक्वल साइड का मिल जाता है तो वो पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। आगे क्वाड्रिलेटरल में हम ऐसा करेंगे। तो ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है ना। बताइए, एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ, Tier 2 2017। करो। इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन। ये स्क्वायर है, भले ही दिखने में ना दिख लग रहे हो तो फिर भी ये स्क्वायर है, ठीक है। साइड 8 और 20 है और शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, जल्दी बताओ, बहुत ईजी है। वीडियो पॉज करके देखो भाई, छोटे स्क्वायर की साइड क्या है 8, बड़े स्क्वायर की साइड क्या है 20। एक चीज़ तो आप अब तक समझ गए होंगे, क्या चीज़ समझ गए होंगे कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो अब तक ये पकड़ा कि नहीं पकड़ा कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों सिमिलर होंगी। तो यह एक तिरछी ट्रायंगल पड़ी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। क्यों? बिकॉज ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजाएं हैं वो, और वो परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे, इस तीसरी साइड के आपस में पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल का केस बनेगा। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड पोर्शन के एरिया के लिए, शेडेड पोर्शन है एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें मिल गया, सिर्फ हाइट चाहिए, ठीक है। तो वो हाइट कैसे निकलेगी, सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करो। देखो अब ये छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल से सिमिलर है, तो उसी चीज का यूज करेंगे। छोटी ट्रायंगल की साइड 8 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 8 + 20 28 इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड x मान ली मैंने, और ये बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, क्या है 20, वो भी तो इसी स्क्वायर की साइड है, ठीक है। तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इस 20 को उधर भेज दो। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगी, यही हमारे x की वैल्यू है। लेकिन हमने x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। x क्या है, x है हाइट, बेस 8 है, तो यहीं पर कैलकुलेट कर लो ना। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की वैल्यू मिल गई तो हाफ इंटू x की जो वैल्यू है इंटू 8, ठीक है। 2 चौके 8, 4 7 28, 20 8 160 बटे 7। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़े। बताओ भाई, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और PQR, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना ले, दिखने को तो दिख जाएंगी बट फिर भी बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC लाल वाली और ट्रायंगल PQR। और जब एग्जामिनर आपको ऐसे बताता है, देखो जरा एग्जामिनर ने क्या बताया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो उसका कहने का मतलब ये है कि A जो है वो P को कोरस्पॉन्ड करता है, एंगल A एंगल P के बराबर है एंगल B Q के C R के।
ऐसे ऐसे बराबर है, ठीक है। एंगल ए जो हो वो आर के बराबर नहीं है, उसने ऐसे अरेंज करके बताया है, ये बताने का तरीका होता है, ठीक है। यानी कि साइड ए बी का रेशियो साइड पी क्यू के साथ जो है वही रेशियो होगा साइड ए सी का पी आर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू 2:3। तो वो जो ट्रायंगल है उसकी हर एक वन डायमेंशनल चीज इसके कंपैरिजन में 1.5 गुना है, दिख रहा है ना, ये 2 है वो 3 है, इसके अंदर सर्कल बनाओगे उसके अंदर सर्कल बनाओगे तो रेडियस उसका 1.5 गुना निकलेगा। एरिया जो है वो 1.5 गुना नहीं है, वो 1.5 टाइम्स नहीं है, वो 1.5 का स्क्वायर कर लो 2.25 टाइम्स है। वहां पर किसी भी चीज का एरिया पूछोगे कोरस्पॉन्डिंग चीज का, सेम चीज का, ठीक है। एडी इज द मीडियन टू साइड बी सी, एडी जो है वो साइड बी सी पर मीडियन है। इसी दूसरे रंग से करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर एडी मीडियन है, ठीक है। और यहां पर कौन सी मीडियन है भैया, पी एस मीडियन है। अच्छा, ये मैंने एल्टीट्यूड बना दी, एडी मीडियन है और यहां पर पी एस मीडियन है। तो देखो दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर आप एग्जैक्टली सेम काम करते रहोगे तो वन डायमेंशनल में हर एक उस चीज का जो रेशो वो सेम रहेगा। एडी और पी एस की लेंथ की जो लंबाई है वो सेम है, ठीक है। सेम नहीं, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट होती तो सेम है। उनका रेशियो 2:3 है, वो 1.5 टाइम्स है। बी डी और क्यू एस की लेंथ का रेशियो 2:3 है। डी सी और एस आर की लेंथ का रेशियो 2:3 है। अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना दूं और यहां पर एक सर्कल बना दूं तो इन दोनों के रेडियस का रेशियो 2:3 है, इनके पेरीमीटर का रेशियो 2:3 है, इनके एरिया का रेशियो 2:3 नहीं है, 4:9 स्क्वायर है, ठीक है। चलो, तो उसने क्या पूछा भाई, पी एस इज द मीडियन ऑफ साइड क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी बाई क्यू एस का स्क्वायर। तो बी डी और ये जो क्यू एस है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड ही है, यहां पर जो किया गया वही यहां पर किया गया, सेम चीजें तैयार की गई। तो बी डी बाई क्यू एस ये किस डायमेंशन में है, वन डायमेंशन में, लेंथ की बात हो रही है ना कि एरिया की, तो इसका रेशियो होगा 2:3। लेकिन उसने बाद में स्क्वायर कर दिया, तो चाहे वो स्क्वायर करे या क्यूब करे वो उसकी मर्जी है, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे 4/9, ठीक है। क्लियर है। एक्चुअल में सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में आया था। बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज के माध्यम से आपको एक दो चीजें सीखने को मिलेंगी, एक बार करने की कोशिश करो। एक्चुअल क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 में आया था, ईयर 1 में। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एल जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। इन ट्रायंगल डी ई एफ, एक ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, तो डी ई इज इक्वल टू डी एफ, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, डी एम इज परपेंडिकुलर टू ई एफ at m of course. If area of ABC and area of DEF is 9:9:25, इसका एरिया ऐसे कर लेते हैं कि 2 डायमेंशनल का रेशियो क्या है, 9:25 है ना, 9:25। तो 1 डायमेंशनल का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट करेंगे 3:5। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर एरिया का रेशियो इतना है तो वन डायमेंशन में क्या आता है, साइड आ गई, एल्टीट्यूड आ गई, मीडियन आ गई, कुछ भी जितनी भी लेंथ है, लंबाई है, पेरीमीटर वगैरह कुछ भी, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, उनका रेशियो 3:5 हो जाएगा। अब उसने पूछा है ये डीएम प्लस ए एल, ये। अब यहां पर आपको कुछ याद आया दोस्त, कुछ याद आया, कंपोनेंटो डिविडेंडो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर आपको ए बाई बी मिल जाए तो आप ये निकाल ही लोगे। तो अगर आपको डी एम बाई ए एल मिल जाए कहीं ना कहीं से तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के ये निकाल लेंगे। तो डी एम बाई ए एल, तो डी एम क्या है, ये देखो, डी एम कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है और ए एल कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, तो 1 डायमेंशन की सारी चीज़ों का रेशियो यही होगा। तो डी एम बाई ए एल क्या होगा, 5/3। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, डी एम प्लस ए एल ओवर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ,
अब तो सीधा आपको दिख रहा है 5 और 3 8 बटे 2 4 खटैक, 5 और 3 8 बटे 5 में 3 गए 2 4, ये आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें और ऐसे आंसर निकालें, हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो यहाँ पर सी एंड डी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट से का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होएगा, ये गलत होएगा। क्यों होएगा, और आपने भी पकड़ लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इतने अच्छे से मैं बता चुका हूँ पहले। अगर नहीं पकड़ा है तो गलती है आपकी। ठीक है, तो देखो क्यों होएगा। ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, DEF एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये किसने बोला कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है? तो उसने नहीं बोला तो दो आइसोस्केलस ट्रायंगल का सिमिलर होना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बताया था कि आइसोस्केलस ट्रायंगल कई तरीके से आ सकते हैं दोस्त। ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। मान लो इस ट्रायंगल में सारे एंगल 60-60-60 के हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल है भैया 80-80 के, तो 80-80 160 और ये है 20 का। ठीक है, या फिर एक ये देख लो, इस ट्रायंगल में ये एंगल 160 का है, ये 10-10 के हैं। तो इन तीनों ट्रायंगल्स की शक्ल एक जैसी दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो जो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स हैं वो सारी सिमिलर नहीं होती। अगर उनको सिमिलर करना है तो उनके ये वाला एंगल है एटलीस्ट ये आप इक्वल करो, ठीक है, तो वो सिमिलर हो जाएंगे, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। इनके एरिया का रेशियो 9:25 है, अच्छी बात है, लेकिन हमें नहीं पता ये सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर होंगी तो ही ये ट्रू होगा। तो एग्जामिनर ने गलती से ये लिखना, एग्जामिनर भूल गया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू DEF, ऐसे लिखना ही वो भूल गया। तो उसने क्या सोचकर ये क्वेश्चन दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा था कि अगर वो ये बता देता कि ये सिमिलर हैं तो एक कंपोनेंडो डिविडेंडो भी ऐसे लगता है। कभी कभी ऐसी करामात भी वो कर सकता है, तो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो ये बात समझ गए कि हर आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होती। हाँ, सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60-60-60 होंगे। आइसोस्केलस में तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसीलिए सारी राइट एंगल ट्रायंगल भी सिमिलर नहीं होती। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं ऐसी बना सकता हूं देखो, है, और एक ऐसी बना सकता हूं देखो, ये कहीं आसपास भी नहीं है सिमिलरिटी के, है, और एक आइसोस्केलस बना सकता हूं, कैसी भी बना सकता हूं, मतलब तरह तरह की बन सकती है। ठीक है, तो हमने वो रूल चेक करने पड़ेंगे जो मैंने आपको रूल बताए थे, या फिर एग्जामिनर डायरेक्टली बताएगा कि ये सिमिलर है। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इन ट्रायंगल ABC D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AC and BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, D और E किस पर साइड है? AC और BC पर। AC पर D है और BC पर E है। किस तरीके से हैं कि DE इज पैरेलल टू AB, ये दोनों पैरेलल हैं। F इज ए पॉइंट ऑन CE, CE के ऊपर एक F एक पॉइंट है, सच दैट DF इज पैरेलल टू AE, ताकि DF AE के पैरेलल है। तो AE बनाओ और F एक पॉइंट है, मान लो मैंने ये ले लिया, क्या बताया इसने, रुको एक बार। F इज ए पॉइंट ऑन CE सच दैट DF, हाँ DF, ये ताकि ये दोनों पैरेलल हो। ठीक है, अच्छी बात है। इफ CE इज 6, अगर CE 6 है, यहां से लेकर यहां तक ये 6 है, एंड CF इज 2.5 और CF 2.5 है, तो क्या मामला होएगा? आगे ये कुछ पूछना चाह रहा है। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, सिमिलर ट्रायंगल के दो पेयर बन चुके हैं। तो मैं नाम लूँगा कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, आपने वहीं से देखना है, ऐसे मार्क कर करके नहीं दिखाऊंगा, डायग्राम हो जाएगा खराब। ठीक है, तो देखो, तो BC की लंबाई हमने बतानी है, वो हम बताएंगे। तो EC की लेंथ है 6, उसने बताया है EC, CE 6 है, उसमें से FC 2.5 है, तो ये 3.5 हो जाएगी बची हुई, 6 - 2.5। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन दोनों लाइनों को इग्नोर कर दो और आप सिर्फ देखो ट्रायंगल ACE। ट्रायंगल ACE के अंदर क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा, है।
तो इसका और इसका एग्जैक्ट लेंथ हमें पता है, लेकिन इनकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता चलेगी, इनका तो रेशियो ही पता चलेगा, है ना। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 5 से काटना एक बार, 5 5 25, 5 7 35, 5:7, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5:7, ये रेशियो है, ध्यान रहे एग्जैक्ट लेंथ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप क्या करो, ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, तो जिसको आप भूल गए थे उसको एक बार याद कर लो, और इसको एक बार जाने दो, इनको इग्नोर करो, उसको मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आप बोलोगे जी हाँ पैरेलल है, और यहाँ पर मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल का केस बन गया, बेस के पैरेलल लाइन है, यहाँ पर रेशियो 5:7 है इन दोनों लंबाइयों का, तो यहाँ पर भी 5:7 होगा, जी हाँ बिल्कुल। तो यानी कि 5 को रिप्रेजेंट करता है 6। अब उसने लेंथ पूछी है बी सी की, ठीक है, तो बी सी को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 और 7 12, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 7 है, तो 5 को रिप्रेजेंट करता है 6, तो 5 + 7 12 पूरी बीसी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लेंथ क्या होगी, तो 5 की जगह अगर 6 है तो 1 की जगह क्या होगा, 6/5, 12 की जगह क्या होगा, ये 12 × 72/5। मैं मन ही मन में ऊपर नीचे क्या करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ ऐसे केस में, तो ऊपर 144 नीचे 10, तो 14.4 एक्चुअल क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, CGL 2019 Tier 1 में पूछा गया था। क्लियर है, मज़ा आया, आगे बढ़े, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, X is a point on BC, इन ट्रायंगल ABC X is a point on BC, कुछ कंडीशन तो बताई, नहीं तो कहीं पर भी ले लेना, हाँ ठीक है। 2 parallel lines are drawn parallel to AB and AC respectively that joins AC at M, अच्छा from point X, 2 parallel lines parallel to AB and AC, parallel to AB and AC, M और N, AB को M पर, AC को M पर और AB को N पर, ठीक है। If on extension of MN and CB they meet at T, तो CB और MN अगर इनको एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं पर मिलती हैं T पर, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन TX TB TC, तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर देखो TB TX और TC, इन चीज़ों को इसने इन्वॉल्व किया है, तो ध्यान रखना आपने भी इनको इन्वॉल्व करना है, तभी आप इनके बीच में रिलेशन बता पाएंगे, ठीक है। उसने किन किन चीज़ों को पैरेलल बताया है मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी इसके, ठीक है, ये इसके भी पैरेलल होएगी, इसके भी पैरेलल होएगी, सेम लाइन है, और ये लाइन हमने उसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है 2 डंडों वाली, ये इसके पैरेलल होएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब एक बार कोशिश करिए आप, मैं तो बता ही दूंगा। ठीक ट्रायंगल को पकड़ गए तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल है। ठीक ट्रायंगल पहली बारी में पकड़ी गई तो आंसर पहली बारी में खट्टा, तो क्वेश्चन हो गया इजी। ठीक ट्रायंगल ना पकड़ी गई 30 सेकंड तक, तो क्वेश्चन हो गया मॉडरेट आपके लिए। अगर 1 मिनट तक ना पकड़ी गई तो यही क्वेश्चन आप बोलोगे डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को टैग मत लगाओ, डिफिकल्ट है ईजी है, अपना करो, सीखो, आगे बढ़ो, और जो ही मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप रिपीट करो, सारी जो बाधाएं हैं सारी पार हो जाएंगी धीरे धीरे। देखो भाई, अब मैं ले रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं। अब एक बार इसको भूल जाइएगा, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, BN और XM। एक बार मैं इसको यूज करूंगा, फिर मैं इसको यूज करूंगा। तो यहां पर देखो, यहां पर तो TB और TX इनको मैं यूज करूंगा, यहां पर TB डिवाइडेड बाई TX, सिमिलर ट्रायंगल है, तो छोटी ट्रायंगल की साइड TB और बड़ी ट्रायंगल की साइड, मैं कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। TXM बड़ी ट्रायंगल है और TBN छोटी ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हैं बिकॉज ये पैरेलल है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड TB, बड़ी ट्रायंगल की साइड TX शुड बी इक्वल टू छोटी ट्रायंगल की साइड TN और बड़ी ट्रायंगल की साइड TM। इक्वेशन नंबर 1। अब जिनको आप भूल गए हो उनको याद कर लो, और बाकी दो को भूल जाओ, एक बार इनको भूल जाओ बिकॉज हमने इनको यूज कर लिया है। देखो TX कौन कौन सी ट्रायंगल हैं,
TXN TCM जो एक दूसरे के सिमिलर है, क्यों? क्योंकि बेस के पैरेलल लाइन खींची गई है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड TX है बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड TC किसके इक्वल है? छोटी ट्रायंगल की साइड TN बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड TM। तो TN TM उसी के बराबर है TX बाई TC इक्वल टू TN बाई TM। ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो कुल मिलाकर ये दोनों बराबर हुए। जैसे ही आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो देखो TX उधर ऊपर जाएगा तो TX का स्क्वायर, TC इधर आएगा इक्वल टू TB इंटू TC। ठीक है, इसको मैं अलग से भी लिख सकता था इनके बराबर, बट क्यों काम का इंक वेस्ट करें पेन की। ठीक है, TX स्क्वायर इक्वल टू TB इंटू TC। तो आंसर इस ऑप्शन है। क्लियर है? बताइए। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट की उम्र का होगा जो वीडियो को देख रहे। इन द फिगर गिवन बिलो P इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट AP इज टू PD इज 4:3। तो AP जो है वो 4 है, तो PD जो है वो 3 होगा। AP इज टू PD, PB जो है वो 3 होगा। PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज पैरेलल टू AC। QD is parallel to CP, QD is parallel to CP। ठीक है, इन ट्रायंगल ARC एंगल ARC इस 90, एंगल ARC ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एंड इन ट्रायंगल PQS PSQ इज 90, इन ट्रायंगल PQS PSQ इज 90, ये 90 है तो ये भी 90 होएगा। सेम लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये भी पैरेलल होंगी, है ना? ठीक है, द लेंथ ऑफ QS इज 6, द लेंथ ऑफ QS इज 6। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AP इज टू PD, AP इज टू PD। तो एक बार ट्राई करो, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार ट्राई करिएगा। एग्जामिनर ने इसके अंदर बहुत फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो काम नहीं आएगी, हिंट दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, पहले उसने जो जो पैरेलल लाइंस बताई थी उनके ऊपर एक बार नज़र मारते हैं। उसने क्या क्या बताया था, सिर्फ उनको देखना जो मैं मार्क करूँगा। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ से ट्रायंगल बनाओ, बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ BAC, BAC और बेस के पैरेलल लाइन है PQ। ट्रायंगल दिखने लगी ना, ये छोटे वाली और ये बड़े वाली, PQ इज पैरेलल टू AC। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या है? यहाँ पर रेशियो 4:3 है। ये लाइन PQ बेस AC के पैरेलल है, आधार के समानांतर है, तो यहाँ पर भी रेशियो 4:3 होएगा, है ना? यहाँ पर भी 4 और 3 होएगा, यहाँ पर रेशियो 4:3 है क्योंकि ये और ये पैरेलल है। अब दूसरी जगह आ जाओ जो बाकी दो पैरेलल बताई थी, कौन कौन सी? ये और ये ट्रायंगल बनती नजर आई, BPC और छोटी वाली ट्रायंगल ये BDQ, ये और ये पैरेलल है, तो BPC और BDQ बेस के पैरेलल लाइन है। तो अब यहाँ पर रेशियो क्या है? 4:3, तो यहाँ पर भी रेशियो 4:3 होएगा। तो ये अगर 4 होएगा तो ये 3 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है, इस 3 को, बिकॉज पूरी की लंबाई 3 है, इस 3 को 4:3 रेशियो में बांट दूं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक और काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील, बट मैं ईजी वे आपको बताना चाह रहा हूँ। इस पूरी साइड की लंबाई है 4 और 3 7 यूनिट, तो मैं नीचे वाले को 7 से गुणा कर रहा हूँ, 7 × 21, ताकि मैं इसको रेशियो में बदल पाऊँ। अगर मैंने 3 को 7 से गुणा कर दिया तो इस 4 को भी गुणा करना पड़ेगा, बिकॉज यही तो 4:3 रेशियो दिखा रहे थे ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। ठीक है, उसको 7 से गुणा किया तो इसको भी, रेशियो का मामला है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हाँ। अब 21 को 4:3 रेशियो में आप बांट सकते हो, है ना? 4 और 3 7, 7 का 3 गुणा है 21, तो 4 × 3 12, तो इस लाइन की लंबाई हो गई 12, इस लाइन की लंबाई होगी 3 गुणा किया ना, 3 × 3 9। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है AP इज टू PD। अगर AP की लंबाई 28 है तो PD की लंबाई क्या है दोस्त? तो PD की लंबाई 12 है। 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, 7:3। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन जो है कैट 2003 में पूछा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, और उसने यहाँ पर फालतू की बकवास की है, ये इसके पैरेलल है,
मतलब ये और ये परपेंडिकुलर हैं, इसकी लेंथ 6 है, ये इसमें यूज़ तो नहीं हो रही सोल्व होते हुए, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं ले आया। और रिलेवेंट है, दो पेयर हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं, दो पैरेलल केसेस वाले ऐसे, ठीक है, तो बिल्कुल रिलेवेंट है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़े। एक बार ट्राई करिएगा, रुकिएगा एक बार। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। बी एफ पासिस थ्रू ई, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एफ इज टू एफ सी, ए एफ इज टू एफ सी का रेशियो क्या है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री के अंदर भर भर के करवाऊंगा, इससे भी, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे ऊपर लेवल के ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन इस तरह का करवा देता हूँ कन्वेंशनल वे से, फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम ये कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। ये मान लो Z, ये DZ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि इसके पैरेलल है, ठीक है। जैसे ही आप ये कंस्ट्रक्शन करोगे उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। जस्ट दो आपने पैरेलल लाइन के केसेस देखने, और ये एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जैक्टली ये पूछा ना गया हो, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, ABC की जगह PQR हो, उसे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा, तो अब आप देखिए कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं। भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, तो सबसे पहले देखिएगा ट्रायंगल ACD के अंदर, ACD विजुलाइज कर पाए, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो है, तो यहाँ पर भी 1:1 रेशियो होगा। अगर इसकी लंबाई 1 होगी तो इसकी लंबाई 1 होगी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब दूसरी ट्रायंगल के अंदर आते हैं, ट्रायंगल BCF, ट्रायंगल BCF ये पैरेलल है क्या, DZ इसके पैरेलल है, तो ये मिड पॉइंट है। अगर ये 1:1 होगा तो ये भी 1:1 होगा, ठीक है। DZ जो मैंने बनाई थी पैरेलल, हाँ, अगर ये मिड पॉइंट है, ये 1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो जो AC लाइन सेगमेंट है उसके 3 हिस्से हैं, AF, FZ और ZC 1, 1, 1। और उसने क्या पूछा, उसने पूछा है AF इज टू FC, तो AF की लंबाई 1 है और FC की लंबाई 2 है, तो आंसर इज 1:2, 1:2 आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया तो हो सकता है आपसे ना निकला हो और आपको टफ लगा हो, क्योंकि दो ट्रायंगल्स को हमने ऐसे इन्वॉल्व किया है, लेकिन टेंशन ना लो, बार बार करने से चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। बार बार करने से चीज़ें आसान होती हैं और आसान हो जाएंगी, मेरी इस बात को मानो, बार बार करने से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ठीक है। आपको चलना भी नहीं आता था, जब आप बार बार चले तो आज आप दौड़ भी सकते हो। आपको बैठना भी नहीं आता था जब आप बच्चे थे, बच्चे का सिर भारी होता है, ऐसे गिरता रहता है, और बहुत मुश्किल बात होती है बैठना और चलना, पता है आपको, पहली बार करना। बार बार करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बताइएगा भाई, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ABC इज 90, ठीक है। ABC 90 है, BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN, तो भैया ये केस तो हम कर चुके हैं। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी, क्या आप मुझे याद करा सकते हैं क्या। तो जो राइट एंगुलर वर्टेक्स है वहाँ से अगर मैं A पर उतरूँ तो मैंने आपको क्या बताया था, BA²। अगर राइट एंगुलर वर्टेक्स से यहाँ पर उतरूँ तो A से बाकी दो पॉइंट्स पर एक एक बार जाना है, AN इंटू AC। अगर मैं N पर उतरूँ तो BN² इक्वल टू NA इंटू NC, बाकी दो पॉइंट पर एक एक बार जाना है, BC² इक्वल टू CN इंटू CA। और मैंने क्या बताया था कि इन तीनों रिजल्ट्स से, एक तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, लंब खींचोगे, तो जो दो नई ट्रायंगल बनी है वो, और जो पहले पुरानी ट्रायंगल थी सबसे बड़ी वो, ये तीनों सिमिलर होंगी, और वहीं से हमने ये केसेस लाए हैं। अगर आप इनको आपस में एक दूसरे से डिवाइड करोगे, ठीक है,
इसको इससे डिवाइड करोगे तो एक नई चीज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। क्या होएगा, ए एन से ए एन कट जाएगा, बी ए स्क्वायर बाई बी एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई एन सी। ऐसे करके 3 रिजल्ट और आ सकते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकल सकता है, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, ऐसे करके। और सेम ट्रायंगल है तो एरिया बराबर होएगा, यानी कि बी सी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी एन। और मैंने आपको क्या बताया था, और मैंने ये बताया था कि अगर इस वाली साइड की लंबाई a है, इस वाली साइड की लंबाई b है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया जिसकी लंबाई p है, तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं बताया था, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। क्लियर है, यूज करोगे, करो। अब मैं तब तक अपनी ड्राइंग बना रहा हूं, क्वेश्चन को करो। नीचे हो जाते हैं भाई, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो देखो। अब उसने क्या क्या बताया है, उसने बताया है कि ए बी इज इक्वल टू 6, तो सीधी बात है। देखो 3 फॉर्मूले हैं, एक के अंदर बी ए का स्क्वायर इन्वॉल्व है, एक के अंदर बी एन का, एक के अंदर बी सी का, तो सीधी सीधी हिंट मिल गई, बी ए वही फॉर्मूला लगेगा, बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू ए सी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो जो जो गिवन है उससे हमें पता चलेगा इसमें कैसा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 10, ए सी 10 है, तो आपसे पूछा है ए एन इज टू एन सी, ठीक है। तो देखो अगर आप B से A पर उतरे हैं तो बी ए स्क्वायर यानी कि 36, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन, हमें नहीं पता, ए एन इंटू ए सी दैट इज 10। तो आपको ए एन की वैल्यू तो लिखते ही पता लग गई, 3.6, ठीक है। अगर ए एन की वैल्यू 3.6 है तो भैया ये पूरा 10 है, 10 में से 3.6 घटाओ तो 6.4, और ए एन इज टू एन सी का रेशियो पूछा है तो बता दो अब इसमें क्या दिक्कत है। 3.6 और 6.4 का पॉइंट को भूल जाओ, 4 से कटेगा, 4 नहीं में 36, 4 16 64, 9:16, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, अब यूज करोगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं, बताओ। ABC is a right angle triangle at A B C right angled at A है, AD is perpendicular, AD perpendicular है to the hypotenuse, then BC is to CD, ठीक है। BC is to CD ये क्या होएगा ये हमने बताना है, ठीक है भाई। BC is to CD कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व होंगे, तो BC वाला इन्वॉल्व हुआ है, अगर मैं AC स्क्वायर करूं, देखो अगर मैं AC स्क्वायर करूं, AC स्क्वायर अगर आपको ना पता लगे ना तो सिंपल सी बात है, तीनों फॉर्मूले लिख लो। 2 फॉर्मूले तो आपको वैसे भी लिखने हैं, एक फॉर्मूला दूसरे से डिवाइड करना है, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा कर लोगे, यही नज़रों ही नज़रों में आपको पता चल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। AC स्क्वायर एक फॉर्मूले को दूसरे से डिवाइड करने पर ये आया है, बताया ना मैंने, उन 3 रिजल्ट्स को आपस में एक दूसरे से डिवाइड भी करते हैं कई बार, तो वही उसने किया है, तभी उसने ये पूछा है, ठीक है। मैं जस्ट ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन से को किससे डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा देखने में आपको लग रहा हो कि आप ना पकड़ पाओ तो तीनों लिख लो। AC स्क्वायर में भी कई बार लिख लेता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, ऐसे हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC, और एग्जाम में ऐसे नहीं करता, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे नहीं करना है, साइड वाले को गुदगुदी कर दो ऐसे करके, ठीक है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, BD इंटू BC। अब मैं देखता हूँ उसने क्या पूछा है, BD बाई CD, BD बाई CD कैसे आएगा, किसको डिवाइड करके आएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो CD से CD गया तो BD बाई CD तो नहीं आएगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो BD से BD गया तो भी नहीं आएगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँ तो क्या होएगा, BC से BC गया, BD बाई CD, तो पहले वाले को तीसरे से डिवाइड किया गया है, डिवाइड करके देख लो तो क्या होएगा, BC से BC कट गया
तो बी डी बाई सी डी, ठीक है। तो बी डी बाई सी डी, नीचे वाले को डिवाइड करना ऊपर वाले से, तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, एंड दैट्स इट। सिंपल है। तो इसके ऊपर कई बार वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों लिखो देख लो। कई बार वो ये पूछेगा तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, अच्छा तो आप ए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी स्क्वायर वाला लगाएंगे। अगर वो ये पूछेगा डायरेक्टली पता लग जाएगा। जब वो ये पूछेगा तो रटने की क्या जरूरत है, मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, अगर ऐसा हो तो ये करो, ऐसा हो तो ये करो, रटने की क्या जरूरत है। 3 चीजें लिखनी है और उसमें देखना है, टेंशन खत्म, ठीक है। बताइए, इन ट्रायंगल ABC AD is drawn perpendicular from A on BC, ट्रायंगल A BC है और AD परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, इफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, देखो अब ध्यान से, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DB BD, DB इंटू DC वो CD। तो ये केस कब होता है, ये केस तभी होता है, मैंने आपको बताया है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल से राइट एंगुलर वर्टेक्स से 90 डिग्री के कोण वाले शीर्ष से अगर एक एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करते हो तो ही ये केस पॉसिबल होता है, यानी कि ये राइट एंगल है। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट आपको ये चीज़ जब मैंने याद कराई है कि ये होता है तो ये होता है? अगर ये भी राइट एंगल हो और यहाँ से एल्टीट्यूड खींचें तो ये ट्रू होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि अगर ये ट्रू है और इस एंगल के बारे में उसने नहीं बताया या फिर इस एंगल के बारे में नहीं बताया, ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, तो डायरेक्टली बता दो ना 90 डिग्री वाला है। अगर सेम केस आपको दिख रहा है तो आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको ये एंगल ना बताए और आपको ये बोल सकता है कि भैया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो वाला केस है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 में से एल्टीट्यूड खींची गई है। तो यानी कि एंगल बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी इज 90, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो भी हमने रिजल्ट याद किया है उसका उल्टा भी पूछ सकता है, ठीक है। बताइए, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद बेस बी सी एंड हाइट ए बी। बेस बी सी है, बेस और हाइट, अगर उसने बेस और हाइट ऐसे करके बताए हैं ए बी सी में, बेस और हाइट यानी कि हाइपोटेन्यूज ये होएगा, यानी कि एंगल बी को 90 डिग्री वो बताना चाह रहा है। हाइपोटेन्यूज को तो बेस नहीं बताएगा ना, हाइपोटेन्यूज को बेस बताएगा तो हाइट तो उसके ऊपर 90 डिग्री होती है, तो कोई सी भी साइड हाइट तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो बेस बी सी के ऊपर अगर हाइट ए बी है तो यानी कि यहाँ पर 90 का। द हाइपोटेन्यूज ए सी इज 4 टाइम्स, ये यहाँ पर बता भी दिया, हाइपोटेन्यूज ए सी इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। इसके ऊपर अगर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उससे 4 गुना है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का नाम क्या बताया है, कुछ नहीं बताया, पढ़ा रहने दो फिर, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई BD की लंबाई अगर 1 है, 1 यूनिट, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई 4 यूनिट होगी, ठीक है। अगर ये A है तो ये 4A है, और उसने पूछा क्या, उसने पूछा है 10C। तो भैया 10C क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल मैं थीटा बोलूँ और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊंगा, तो टेन थीटा इज P बाई B, और आपको पता भी होना चाहिए, 9वीं 10वीं में आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एंगल C, तो यहाँ पर 10C क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा AB और बेस होएगा BC। एक तो ये है, क्या ये एंगल एक और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है क्या? अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC को कंसिडर करूं तो 10C इज इक्वल टू AB बाई BC, तो आपको AB और BC निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रायंगल CBD को कंसिडर करो, CBD, तो 10C, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर एंगल पड़ा हुआ होता है ये है बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, 90 डिग्री के सामने, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप परपेंडिकुलर तो अपने पास निकला पड़ा है, बेस निकालना है, तो बेस तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC लगा सकते हो, और इस पूरे की लेंथ गिवन है 4। मुझे CD निकालना है, तो CD को मैंने A मान लिया, तो बाकी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस A, पूरा 4 है, तो BD का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू 4 माइनस A, तो A की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी बता दोगे,
रेशियो ही तो बताना है हमने, ए की वैल्यू निकालेंगे, तो चलो निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 4 माइनस ए, तो यानी कि 4a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। तो रूट में आएगा, ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शंस अगर रूट में है तो इसका मतलब प्रोडक्ट और सम से हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो लगाते हैं श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला। देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है भाई, तो a की वैल्यूज़ अब यहाँ पर आ जाएंगी। तो 16 में से 4 गए 12, 12 को अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हो 4 3 12 यानी कि 2√3, तो मैं 2 से काट रहा हूँ, तो 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो सकती है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, दोनों हो सकती हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ दोनों हो सकती हैं कि भैया 4 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 प्लस √3 है 1.732 है, वो भी हो सकती है। 2 माइनस 1.732, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हो सकती है। लेकिन उसने एक और चीज़ बताई है कि BC इज ग्रेटर देन AB। BC इज ग्रेटर देन AB का क्या मतलब है कि BC इज ग्रेटर देन AB। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, BC अगर AB से बड़ी होगी और यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल मारोगे, तो BC के पास ये जो है ना, ये CD, ये वाला हिस्सा बढ़ाएगा। अगर ये बड़ी है तो ये वाली चीज बड़ी आएगी। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू 2 प्लस √3 होगी, 2 प्लस √3, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 माइनस √3 होगी। इन दोनों का सम 4 है ना, इसकी वैल्यू बड़ी वाली होगी। क्योंकि अगर BC छोटी होगी, आप खुद करके देख लो, BC अगर छोटी हुई तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो यहां पर चला जाएगा। तो जो साइड छोटी है उसके हिस्से में छोटे वाला हिस्सा आएगा, जो साइड बड़ी है उसके हिस्से में बड़े वाला आएगा। ये सिंपल सी बात है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 प्लस √3 दोस्त। ठीक है, हमने क्या बताना है, हमने बताना है tan c परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2 प्लस √3। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। जब ये ऊपर जाएगा तो अलजेब्रा में कर चुके हैं, तो आंसर इस ऑप्शन है। समझ में आ गई बात, बढ़े आगे। ठीक है, ये तो नहीं सोच रहे हो कि एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि नहीं, पूछा गया है CDS में 2018 में। ठीक है, रिलेवेंट नहीं कराता मैं, बताओ। द कोड ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर कुछ मामला समझा देता हूँ। देखिए भाई, अगर मान लो एक सर्कल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ें डिटेल में मिलेगी, यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने में यूजफुल होएगा। है, अगर ये सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है भाई साहब यहाँ पर, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। ठीक है, ये एक पॉइंट है AB, तो और इसका रेडियस है r। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे अगर इसी सर्कल को मैं रख दूं ओरिजिन पर, ऐसे क्या ठंड लग गई क्या, हेलो हेलो। देखो, अगर इसी सर्कल को मैं ओरिजिन पर रख दूं तो 0 0 पर है ये है, और इसका रेडियस अगर हम मान ले r, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो कभी कभी अगर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे तो इसका मतलब क्या है, वो ओरिजिन पर है, और यहाँ पर जिस भी चीज़ का स्क्वायर है ये उसका रेडियस है, वो उसका रेडियस है। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये समझ यूज होगी, और दूसरी क्या समझ यूज होगी वही बता देता हूँ आपको। अगर ये अपने पास एक सर्कल है, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं पर खींची गई। अभी मैं समझाई देता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स होती है। अगर मैं इस पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की हैं मैंने, खींची हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो
इन टेंजेंट्स ने सर्कल को जहां पर भी कांटेक्ट किया, जहां पर भी स्पर्श किया, तो वहां पर अगर कोई कॉर्ड, कोई जीवा बन रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के द्वारा स्पर्श की गए बिंदुओं पर खींची गई जीवा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज वहां पर यूज होगी, मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कंसेप्ट इस जगह का लग रहा था। और आगे सारी चीजें अजीब मत सोचो, सर्कल वगैरह ये सारी करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर एक चीज में माहिर मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो अब एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL में आया है ये क्वेश्चन। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे, 2 मैं आपके सामने अब ले आया हूँ, वो तीनों एक जैसे ही थे, तो 2 करवा दूंगा अब। ठीक है, रकम का ही फर्क था। द कोड ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किए गए और तब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आई। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आती है? जब एक सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है। तो पहले तो आप यहां पर इन तीनों सर्कल्स को देखो। यहां पर 3 सर्कल हैं। पहले वाले सर्कल की इक्वेशन है ये, दूसरे वाले की है ये, और तीसरे वाले की है ये। तो कुल मिलाकर बात क्या है? तीनों ओरिजिन पर हैं। एक का रेडियस a है, एक का b है, एक का c है। मैंने बताया x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, तीनों ओरिजिन पर हैं। तो तीनों का सेंटर ओरिजिन पर है, तो यानी कि ये वो हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब देख लेते हैं, देखो, द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल टू दिस सर्कल। हमने एक सर्कल के से दूसरे सर्कल के ऊपर, अब अंदर वाले सर्कल से तो बाहर वाले सर्कल पर टेंजेंट बनेंगे नहीं, कोशिश कर लो। बाहर वाले सर्कल से ही अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब तक वो सिर्फ 2 सर्कल की बात कर रहा है, मैं 2 को लेकर चल रहा हूं कि एक सर्कल के ऊपर से, ये वाला कौन सा सर्कल है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल के ऊपर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट खींची गई, तो यानी कि टेंजेंट ड्रॉ किए गए और ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट खींची गई। ठीक है, वो बात कर रहा है ए बी की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वृत्त से के एक बिंदु से हमने क्या किया? वृत्त, ये अंदर वाला कौन सा वृत्त है? ये अंदर वाला वो वृत्त है जिसका रेडियस b है। इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं को जोड़ने वाली जीवा, ये जो जोड़ने वाली जीवा है, ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, वृत्त इसको इस तरह स्पर्श करती है कि ये ट्रू है, यानी कि अंदर वाले सर्कल को टच करती है। तो यानी कि अंदर वाला सर्कल क्या है? वो ये है, ऐसे इसको टच करती है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है टफ, बिल्कुल थोड़ी सी भी कैलकुलेशन नहीं है। वो आपको डायग्राम बनाने में ही आपका जोर लगेगा, वहीं पर जोर लगेगा आपका। ठीक है, और उसके बाद उस कंसेप्ट को सोचने का जोर लगेगा। ठीक है, अदरवाइज इसको बहुत लंबे लंबे तरीके से लोगों ने सोल्व किया। सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वेयर m and p, इनको आगे देखेंगे इन बातों को। अब देखो जरा यहाँ पर, अब हमें कुछ देखना है। आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि भैया, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि टेंजेंट जहाँ पर टच करता है, सेंटर से अगर आप वहाँ पर लेकर जाते हो, लाइन खींचते हो सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और कोर्ड के एग्जैक्टली बीच में अगर आप लाइन खींचते हो तो ये भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब देखिए जरा यहाँ से, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं C, तो मैं इनके सेंटर्स को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं O, और ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी हम बना देते हैं, तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों होएगी? क्योंकि अंदर वाले सर्कल के लिए ये जो AB है ये टेंजेंट है, AB जो है ये स्पर्श रेखा है, तो अंदर से ये ऐसे खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, और ये जो CB है, ध्यान से अब देखते रहिएगा, CB भी एक टेंजेंट है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल एक टेंजेंट है, तो OB इस पर परपेंडिकुलर होएगा। तो अब कुछ सिचुएशन देखी दाखी लग रही है कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं P, तो अब कुछ देखी हुई लग रही है कि नहीं? इसी डायग्राम को मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। BOC P 90 डिग्री, मजा आया कि नहीं? कुछ राइट एंगुलर वर्टेक्स से, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींची गई है। अच्छा, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको उसके बारे में सिखाई हैं सारी इसके बारे में ट्रू है। तो अब आप यहाँ पर इनकी लंबाइयाँ पता कर सकते हैं, कौन कौन सी लंबाइयाँ है देखते हैं।
तो सबसे बाहर वाले सर्कल का रेडियस, सबसे बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, ए, दूसरे रंग से लिखेंगे। अगर ऐसे वक्त पर पूरा डायग्राम में गलती से इरेज कर दूं बटन दबा के तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा, है ना। तो सबसे बाहर वाले सर्कल, इसका रेडियस है दोस्त ए, बिकॉज इसकी इक्वेशन ये है। तो सी ओ की लंबाई ए है। मैं आपको आराम आराम से समझाते हुए कर रहा हूं। एक बार पता लग गया ये इक्वेशन इस चीज के ऊपर बेस्ड है, फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिएगी, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है दोस्त, सेंटर से लेकर यहाँ तक। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, तो यहां से लेकर यहां तक ये कौन से वाले सर्कल का है, बीच वाले सर्कल का। तो बीच वाला सर्कल कौन सा था, जिसका रेडियस मैंने बी बताया था, अंदर वाले का सी है, अंदर वाले की इक्वेशन वो है। तो यहां से लेकर यहां तक लंबाई ये है, और यहां से लेकर यहां तक अंदर वाले सर्कल का रेडियस है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, तो ये ए है। अब तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, अब भी नहीं पता लगेगा क्या, बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ सी। एग्जैक्टली उस फॉर्मूले वाली लाइनें दे दी, और ऊपर वाली जो लाइनें उतर रही हैं उसमें से जो भी वो देगा वो सबसे बड़ी हिंट है। इनकी लंबाई दी नहीं, सिर्फ इसकी लंबाई दी, तो यानी कि इस वाला फॉर्मूला लगेगा, बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ सी। तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू, गलती कर दी क्या, ये सी होएगा। अंदर वाले सर्कल का जो इक्वेशन है वो ये है, तो ये सी होएगा। आप भी मेरे को बता रहे थे, मुझे पता है, ठीक है। वो आज कान की मशीन लगाई नहीं तो सुनाई नहीं थी मेरे को, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भैया ये सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं सच दैट दिस इज ट्रू, ताकि बी रेज टू पावर पी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू सी रेज टू पावर एन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब तो मजा आ गया, अब हमें एम एन पी की वैल्यू पता लग गई, पी की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 1 है। मैं बोलूँगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या पता मैं दोनों तरफ इनको स्क्वायर कर दूँ, तो बी की पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इक्वेट करो ना, देखो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है, तो P की वैल्यू 4, N की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है ऐसी गड़बड़ हो सकती है। तो एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला M N P नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, और इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे ये फर्क पड़ता है कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, और M N P आर प्राइम, ये प्राइम है, यानी कि इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इनकी पावर्स को सेम चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कॉमन आ गया, 3 से करूंगा 3 कॉमन आ गया। मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वेशन को खराब किया जा सकता है, तो एग्जामिनर हर एक सिचुएशन का ध्यान रखता है, नहीं तो हम रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे जो टीचर सब वैसा ही करते हैं, कमी ढूंढ के। यहाँ पर ये गड़बड़ है क्वेश्चन में, और गड़बड़ होती भी, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग। तो कोशिश तो की जाती है, अगर उनकी नीयत हो कमीशन की तो अच्छे क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 1 और 1 ये प्राइम है, तो इनकी पावर कुछ भी चढ़ानी नहीं, यही ट्रू है। तो अब आप क्या देखोगे, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो ठीक है, अब तो आपको वैल्यू मिल गई है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, और p की वैल्यू 2 है। तो रखो वहाँ पर 2m, यहीं पर देख लेते हैं, 2m यानी कि 2 प्लस n यानी कि 1 प्लस 2p यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 3 से 3 गया, 4 बच गया, दैट इज ऑप्शन बी। तो भैया क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगा होगा अगर पहली बार किया होगा तो, और पहली बार करने वाले बंदे के हिसाब से लेंदी भी है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा ही, मैंने बोला था 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे CHSL 2018 में टियर 1 में, एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। बताइए, पिछले क्वेश्चन के तरह ही ये क्वेश्चन किया जाएगा। द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, तो पिछले क्वेश्चन की तरह मैं डायग्राम बना देता हूं सीधा सीधा। बाहर वाले सर्कल से टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, तो जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आई वो अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है, पिछले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहां पर वो सेम कंडीशन हो जाएगी, ये 90 डिग्री होएगा, सेंटर से खींची गई लाइन के एक टेंजेंट 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो है ये टेंजेंट है अंदर वाले सर्कल को, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री होएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा गया है,
ठीक है, तो सारी वो चीज़ें ट्रू होंगी जो इस कंडीशन में ट्रू होती हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है जी ए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे रंग से करते तो अच्छा होता है ना, अंदर वाले सर्कल का रेडियस है छोटे मध्यम वाले का, बीच वाले का, जो कि है बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है सी, ठीक है। तो कंडीशन को एक बार फिर से लिख देते हैं। ये बी है, ये ए है, सॉरी ये सी है, और ये ए है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि बी स्क्वायर इजिकल टू सी इंटू ए, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह। और एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने ये बताया है कि बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू सी रेज टू पावर पी इंटू ए रेज टू पावर एन। कंपेयर करो। ऐसे ही मैंने बताया एम एन एंड पी आर प्राइम, तो 2 1 एंड 1 ही रहेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो एम पी और एन की वैल्यू मिल गई। अब बता दो ये चीज, एम की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो 2 + 1 + 1 -3, तो 4 - 3 1, आंसर विल बी ऑप्शन डी, सिंपल। अब हमने कितना जल्दी कर लिया जब आपको पता था, तो ठीक है, यही है, एक बार आपको पता चल गया ये कंडीशन अराइज हो सकती है। ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस के साथ, हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इस मटेरियल के थ्रू मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो ऑफकोर्स आपके जाने हुए होंगे, आपके देखे हुए होंगे, ठीक है। और वही अपनी कोशिश है, तो बार बार इसी मटेरियल को रिपीट करो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पहले देख चुके होंगे जो आपके एग्जाम में आए होंगे। बताइएगा भाई। इन ए गिवन फिगर ए बी इज ए बी जो है वो ए है, ठीक है। वेयर ओ इज द सेंटर, अगर ओ सेंटर है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ओ सेंटर है तो बी सी जो है वो डायमीटर है। अगर बी सी डायमीटर है तो एक और चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कोई भी जो डायमीटर है उससे कहीं पर भी अगर कोई भी एंगल बनाया जाता है तो वो 90 डिग्री का बनता है। डायमीटर कहीं पर भी कोई एंगल बनाएगा, सर्कल्स में हम पढ़ेंगे, 90 डिग्री का है, तो ये जो है ये 90 डिग्री का है दोस्त, ठीक है। और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, तो फिर से वही कंडीशन क्रिएट होगी कि नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, वही कंडीशन क्रिएट होगी। तो जिस हिसाब से वैल्यूज गिवन होंगी और क्वेश्चन पूछा होगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है हो क्या रहा है, लगेगा क्या, आप एक बार कोशिश कर लो, प्लीज डू द कोशिश वंस। AB इज इक्वल टू A एंड AC इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसने बोला क्या है, उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ OD, OD की लंबाई, जो OD गाड़ी होती है वो कितनी लंबी होती है, ये उसने पूछा है, ठीक है, OD की लंबाई। तो देख दोस्त, OD की लंबाई के लिए आप क्या करोगे, इसका रेडियस निकाल लो, फिर उसमें से BD घटा दो, OD आ जाएगी। या फिर किसी तरह आपको AD पता लग जाए, रेडियस पता लग जाए, ये आ जाएगी, हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका ये तो आप निकाल ही सकते हो, इसका डायमीटर निकाल सकते हो कि नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है BAC, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज की लंबाई आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या आ जाएगी, √A² + 4²। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आप बोलोगे जी बिल्कुल बढ़िया, ये तो इस पूरे की लंबाई आ गई, ठीक है। अगर इस पूरे की लंबाई आ गई तो इसके रेडियस की लंबाई भी आ गई, इसका आधा होता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल बढ़िया। अगर इसके रेडियस की लंबाई आ गई तो सिर्फ BD की लंबाई निकालनी है, कि जो BD होती है बंडल के अंदर वो कितनी लंबी आती है, BD की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अगर BD की आप लंबाई निकाल दोगे तो ये पूरा आ चुका है, आधा रेडियस भी आ चुका है, उसमें से BD घटाएंगे, DO आ जाएगी। तो चलिए भैया, तो देखो AB² = BD × BC, AB² = BD × BC। तो AB² यानी कि A² = BD × BC, यानी कि √A² + 16। तो BD की लंबाई क्या है दोस्त, तो BD की लंबाई आ गई इतनी लंबी BD बुड्ढे आजकल पी रहे हैं, आजकल तो जवान भी पी रहे हैं, क्या ही है ना। तो BD की लंबाई आ गई, तो BO की लंबाई क्या होगी, अगर पूरे डायमीटर की लंबाई ये है तो BO की लंबाई उससे आधी होगी, रेडियस है, तो BO की लंबाई मैं यहाँ पर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, BO की जो लंबाई है उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ BD को, BO में से BD तो DO आ जाएगा, वही हमने निकालना है OD, ठीक है। तो चलिए, कभी कभी ऐसे रैप भी बना देता हूँ मैं।
तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16। यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ए स्क्वायर। कुछ महान अनुभव यहाँ पर गलती करेंगे, इस 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काटेंगे और ये आंसर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस 2 को ध्यान रखना है, माइनस 2 ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर गया तो 16 माइनस ए स्क्वायर बटे में ये, तो आंसर इज दिस। ठीक है, बढ़िया बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन करो। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. ABCD ट्रेपेजियम ऐसा ही बनता है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन बनाई गई एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट P, और इनके डायगोनल जो है वो P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है? बताओ, बताई है कि नहीं बताई है? मैंने आपको डमरू बोला था कि नहीं बोला था? यहाँ पर डमरू बना कि नहीं बना? पैरेलल लाइंस के बीच में डमरू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बन गया। ये देखो, मैंने बोला था कि डमरू के अंदर ये जो 2 ट्रायंगल है दोनों सिमिलर होती हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में अगर क्रॉस मार दिया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होती हैं। तो अब उसी चीज़ को लगाओगे। और मैंने एक और चीज़ आपको बोली थी, देखो कुछ चीज़ें अब याद रखनी स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको क्या बोली थी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है। तो हम बार बार सिमिलर थोड़ी प्रूव करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये केस ऐसा होता है। जो मैंने आपको स्पेशल केसेस बताए हैं उनके बारे में जो जो चीज़ें बताई हैं वो याद रखो, ताकि क्वेश्चन आते ही सीधे अप्लाई करो, प्रूव ना करना पड़े। ठीक है, मैंने आपको यही बताई थी कि इसको जेड शेप भी आप बोल सकते हो। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः अभिमुख कोण। ठीक है, तो कि AO बाई OD इज इक्वल टू BO बाई OC, कि ऐसे क्रॉस में चलता है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। छोटी ट्रायंगल की साइड बटे बड़ी की, छोटी बटे बड़ी की, छोटी बटे बड़ी की कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो, अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब ये चीज़ याद रखने की नहीं है, सिर्फ मेंटली एक बार सोचो कि A बाई B क्रॉस में चलता है ना, A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD इज इक्वल टू BC। अब ये चीज़ आप दिमाग में थोड़ी सी बिठा सकते हो कि AD इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, क्योंकि दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ये बुरी तरह रटने की बात नहीं है, बस एक बार मैंने आपके दिमाग में बैठा दी, मतलब कि एक बार आपकी नज़र में ला दी, एनफ है। नोटबुक में इस चीज़ के साथ लिख सकते हो जहाँ पर ये कंसेप्ट लिखा, बस एक बार नज़र मार ली इस बात पर, उतनी एनफ है, रटने की जरूरत नहीं है, उतने में याद रह जाती है। इफ AP इज 3x माइनस 1, अब देखो इसने क्या क्या बता रखा है। PC इज 5x माइनस 3। इस जालिम इंसान एग्जामिनर ने क्या क्या बता रखा है। BP 2x प्लस 1। ठीक है, एंड PD 6x माइनस 5। CGL में आया है 2018 में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया जैसे ही उसने बोला ट्रेपेजियम यानी कि ये पैरेलल हैं, जैसे ही डायगोनल मारे आपको पता हो जाना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल बन गई है। और अगर डमरू वाला सीन बना है तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, या फिर अगर जरूरत पड़े तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जैसे ही मैं डायग्राम बना, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में, इन दोनों के प्रोडक्ट को इन दोनों के प्रोडक्ट से कंपेयर करूंगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे मेंटली करना आना चाहिए। ठीक है, 6 18x स्क्वायर। ठीक है, 6x और 6x, माइनस का 6x माइनस का 15x, तो माइनस का 21x प्लस का 5 इस इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 5 दूनी 10x स्क्वायर। ठीक है, 5x इंटू एक्स 5x और 3 और 2 माइनस का 6x, तो माइनस x माइनस 3। अब इन सब भाई बंधुओं को इधर ले आओ। इट इम्प्लाइज दैट 8x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। 4 से सबको काट दो, 4 से सबको काटोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बहुत ही उम्दा। अब आपने इसको सोल्व करना है, तो प्रोडक्ट बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। प्रोडक्ट है 2 दूनी 4 और सम है दोस्त 5, साइन को बदलते हैं तो 4 एकम 4। प्रोडक्ट 4 है, सम 5 है, तो 4 एकम 4। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 सम 5। हाँ, अब अगर आपको एक्चुअल x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है x की? एक्चुअल में x की वैल्यू है 2 और 1/2।
2 और 1/2, ठीक है। अब हमने बताना क्या है, डीबी की लंबाई, तो चलिए बता देते हैं। डीबी की लंबाई के लिए ये और ये निकालना पड़ेगा, निकालो। मेरे से पहले निकाल सकते हो तो निकालो, बिना वीडियो पॉज करे निकालो जल्दी। एक्स की वैल्यू 2, तो 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, प्लस एक्स की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 12। अब आप बोलोगे सर 2 लंबाइयाँ पॉसिबल है, बिल्कुल 2 लंबाइयाँ पॉसिबल है। अगर मैं 1/2 यहाँ पर रखूँगा तो 1/2 रखूँगा 3 - 5, तो इस लाइन सेगमेंट की लंबाई आ जाएगी -2, 2 की होता नहीं, -2 लंबाई की कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड वाला केस इज नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ एक ही आंसर इसका पॉसिबल है, 12, दैट इज ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS एक पैरेललोग्राम है, एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। PQ इज एक्सटेंडेड टू X, PQ को X तक एक्सटेंड किया गया है, सच दैट PQ इज इक्वल टू QX, ताकि PQ जो है वो QX के बराबर है। तो यहाँ पर मान लो X लगभग है ना, गंदा डायग्राम नहीं बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। XS इंटरसेक्ट QR एट Y, XS ये QR को Y पर काटता है, ठीक है, बढ़िया बात है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SYR, तो देखो अब ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो, बड़ा जल्दी करने का क्वेश्चन है। Q मिड पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि PQ और QX बराबर हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होएगा, सीधी सी बात है भैया, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइनें ड्रॉप करी हैं, तो ये भी मिड पॉइंट होएगा। अगर पैरेलल है तो यहाँ पर जिस रेशियो में डिवाइड किया है यहाँ पर भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर 2:3 है तो वहाँ पर भी 2:3 है, अपनी बात हो चुकी है इस बारे में पहले, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इसके पैरेलल, तो ये मिड पॉइंट होगा, 1:1 रेशियो होगा, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी मिड पॉइंट को मिलाएं तो इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है, इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट है, क्योंकि छोटी ट्रायंगल की साइड आधी है, तो साइड्स का रेशियो, छोटी ट्रायंगल और बड़ी साइड की साइड्स का रेशियो क्या है, 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। तो छोटी ट्रायंगल का एरिया 1, पूरी बड़ी का 4, 4 में से 1 गया 3, इसका 3। कई बार प्रूव कर चुका हूं ये चीज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डमरू बन रहा है कहीं पर, डमरू, इज द डमरू बीइंग फॉर्म्ड, बताओ जल्दी, इज देयर समवेयर डमरू इन द मेकिंग। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, देखो ये और ये पैरेलल हैं, और यहां पर ये डमरू है, तो ये दोनों सिमिलर हैं। डमरू बनते ही ये पैरेलल हैं तो सिमिलर हैं, दैट्स इट, प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, और साथ में ये देखो कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। आप बोलोगे सर बराबर कैसे, देखो PQ जो है PQ के बराबर ही ये है, बराबर ही हमने खींची थी, और PQ के बराबर ही ये है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो अगर दो ट्रायंगल, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब वो एक जैसी हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद उनका कोई भी एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर लंबाई में बराबर हो गया, अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और ये मान लो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसी। मैं क्या बोल रहा हूं कि दो जूते एक जैसे हैं, मतलब कि एक ही कंपनी के, एक ही मॉडल के, एक ही पैर के हैं, और दोनों का साइज भी बराबर है, इसका मतलब तो सेम जूते हो गए, एग्जैक्टली बराबर साइज के जूते, सेम सब कुछ सेम हो गया ना फिर तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप बोले ठीक है, एक छोटी हो सकती है, एक वैसी ही बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एक जो साइड है वो बराबर है, यानी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों सर्वांगसम हो गई। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन पहली वाली ट्रायंगल का इन रेडियस और दूसरी वाली ट्रायंगल का इन रेडियस बराबर है। अच्छा, तो वन डायमेंशनल में एक चीज थी वो बराबर होगी, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, समझ गए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन इसकी ये वाली एल्टीट्यूड इसी के कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, बहुत भाषण हो गया, अब आप समझ गए। तो ये दोनों ट्रायंगल डमरू होते ही सिमिलर हो गई, बट
ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इनकी, है ना, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ये इक्वल है, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट है और इनका एरिया ही बराबर है। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 है। ये चीज़ें बोलने में बहुत टाइम लगा है, समझाने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन अब आप देखो मैंने इसमें कंसेप्ट ही क्या यूज़ किया है। मिड पॉइंट आप इजीली जानते हो, 1 और 3 है। सिमिलर आप पहले ही जानते थे, हाँ ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस ये यूज़ किया बेसिक सी चीज़, तो फिर इससे एरिया इक्वल हो गया, ख़त्म। अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 4 यूनिट है, 3 और 1 4 यूनिट है, तो हमसे ट्रायंगल SYR का एरिया पूछा है, तो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में 1/4 है। 300 का 1/4, 300 को 2 बार आधा कर दो, 1 बार आधा करोगे 150, 150 का आधा 75, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बताइए। इन द गिवन फिगर MNOP इज ए पैरेललोग्राम। MNOP एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। PM इज एक्सटेंडेड टू Z। PM प्रधानमंत्री को Z सिक्योरिटी मिल गई, PM को Z, ठीक है। OZ इंटरसेक्ट्स M एंड N PN एट Y। OZ MN को Y पर, PN को X पर रिस्पेक्टिवली आदर के साथ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इफ OX इज 27, OX ये 27। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स कितनी है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। कितने पेयर हैं, कितने जोड़े हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, बताओ जल्दी बताओ। ये इसके पैरेलल है कि नहीं, पैरेललोग्राम है, तो एक डमरू बना कि नहीं बना, आप बोलोगे जी सर बन गया। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब ये इसके पैरेलल है कि नहीं, ये कुछ स्टूडेंट को नहीं दिखेगा। एक और डमरू बन रहा है यहाँ पर। डमरू इस क्वेश्चन में यूज हो या ना हो, बट आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए आगे से, भैया हाँ भूतेश सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये एक डमरू बना कि नहीं बना, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं। और हाँ एक और पेयर बन रहा है, वो हो सकता है आपको दिख गया हो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो ये देखो एक बड़ी ट्रायंगल है, उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। करें अब क्वेश्चन को, देखो OX इज इक्वल टू 27, OX बेल की वैल्यू 27 है, एंड XY इज इक्वल टू 18, XY जो है ये 18 है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक डमरू है, ठीक है। तो इस और ये क्रॉस में होता है, मैंने आपको बताया दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, क्रॉस में है। तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनका रेशियो क्या है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2:3। तो ये साइड अगर 2 है तो ये 3 होगी, इसकी ये साइड 2 है तो इसकी पूरी साइड 3 होगी, इसकी ये साइड 2 है तो ये पूरी 3 होगी, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम की पूरी साइड की वैल्यू 3 यूनिट है, लेकिन इस हिस्से की 2 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट होएगा। तो अब आप यहां पर भी आ जाओ भाई, अब यहां पर भी आ जाओ। बेस के पैरेलल एक लाइन है, पहले मैं बता चुका हूं। छोटी ट्रायंगल की साइड 1 तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 3। अगर छोटी की 1 तो बड़ी की 3, तो फिर ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये वाला 2, ठीक है। ऐसे ही छोटी की 1 बड़ी की 3, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 2। जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो उसने पूछा क्या आपसे, ZY पूछा है उसने, YZ, ठीक है, YZ। YZ को 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है और OY को 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है। 18 और 27 कितने होते हैं, 45। 2 की जगह 45 है तो 1 की जगह 22.5 होएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है ये, और इसे पिछला भी, ये भी उसी एग्जाम का क्वेश्चन है। उस एग्जाम में डमरू वाले कई क्वेश्चन आए थे। यहां पर डमरू को पहचान पा रहे हो कि नहीं, अगर आप डमरू को नहीं पहचान पाओगे तो आप कभी भी मदारी नहीं बन सकते जीवन में, एक अच्छे मदारी, ठीक है। पहचानो डमरू को। तो यहां पर 2 सर्कल हैं दोस्त, 2 सर्कल आइडेंटिकल हैं ठीक है। तो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री पर हो गए, ठीक है। और ये भी एक स्पर्श रेखा ही है, इनको जस्ट ऐसे टच कर रही है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री पर हो गए, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो ऊपर वाली लाइन जो AB है वो इस DC के पैरेलल हो गई, बिकॉज भैया इसके परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, है ना, एक लाइन के परपेंडिकुलर हैं दोनों। तो ये और ये पैरेलल हो गई। जैसे ही ये ऑपोजिट 2 लाइनें पैरेलल हुई, अब आप मेरे को बताओ वेयर आर द डमरूज। सबसे पहला इसके बीच में जैसे ही X बनेगा, धीरे धीरे आप पहचानने लगोगे, टेंशन मत लो। बना कि नहीं बना,
ABO और DCO बना कि नहीं बना? बन गया। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हैं? सिमिलर। दो डमरू और बनेंगे, हिंट दे देता हूं। बना कि नहीं बना? दिख गया? ऐसा ही एक उधर बनेगा। देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर काम आएगी प्रैक्टिस। अब यहां पर तो कुछ ये नहीं होगा ना कि इक्वेशन टफ है, यहां पर डमरू देखना। यहां पर प्रैक्टिस काम आएगी भैया, ये डमरू आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको ये दिखेंगे। समझ गए? 3 डमरू हैं यहाँ पर। अब वो कौन कौन से को यूज करेगा देख लेते हैं। उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है दोस्त कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC के एरिया का रेशियो। AOB और ये COD ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, डमरू का हिस्सा है। तो अगर मुझे गलती से इसका और इसका रेशियो मिल जाए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, 1 डायमेंशन किसी भी चीज़ का रेशियो मिल जाए, तो फिर मैं बता दूंगा एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर करके। तो आप देखो जरा, आपको सब कुछ बता चुका हूं जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो भैया ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में डमरू बन रहा है। ठीक है, तो ये और ये सिमिलर हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, दोनों सिमिलर हैं लेकिन AE इज इक्वल टू EZ, जेड यूज नहीं हुआ ना, AE इज इक्वल टू EZ। क्यों? बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बट उनकी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसका मतलब वो इक्वल ही हो गई, कॉन्ग्रुएंट ही हो गई। ठीक है, तो अगर D से लेकर Z तक एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट है। हमें सिर्फ इन साइड्स का रेशियो चाहिए ना, एरिया का रेशियो आ जाएगा स्क्वायर करके। अब दूसरी वाली साइड चलो। देखना मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला काम करूंगा, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को लंबे लंबे तरीके से बताया जा सकता है। ये सारा काम मेंटल होगा जो मैं कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार देखा तो मेंटली ही किया था, ये एक हो गया, ये एक हो गया। हाँ, ये नहीं है कि इतना फास्ट किया था, विद इन मतलब 40 सेकेंड ऐसे हो गया था। लिखा कुछ नहीं बट फिर भी 40 सेकेंड लग जाते कि हाँ ये होगा, या ऐसे। तो कई बार दिमाग का काम होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर हैं और ये इक्वल हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये एक यूनिट है तो ये भी एक यूनिट है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये CY भी एक यूनिट हो गया। अब देखो, बचा हुआ क्वेश्चन खुद करोगे कि नहीं बताओ? अब इसकी लेंथ निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? इजी है। देख दोस्त, ये एक रेक्टेंगल बनी कि नहीं बनी? 90 90, यहां पर भी ये टेंजेंट है, 90 90, रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। और वैसे ही मैंने आपको पैरेलल ये बता दिया था, तो रेक्टेंगल बनाने की क्या जरूरत है? पैरेलल ही मान लो, रेक्टेंगल तो ये है बट पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो भी आप डायरेक्टली बोल सकते थे। तो ये भी एक यूनिट है। तो भैया ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये पूरा 3 यूनिट इसकी लंबाई है दोस्त। ठीक है, और इसकी लंबाई 1 यूनिट है। सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर 1:9 होगा। एंड दैट इज ऑप्शन बी। ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे है अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज है तो। दिमाग, और वैसे भी इससे दूसरा कोई भी तरीका इससे लंबाई है। ठीक है, बताओ। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB, EF and CD are parallels। AB, EF and CD ये पैरेलल लाइंस है। गिवन EG is 5, GC is 10। EG 5 है और GC 10 है। बहुत बढ़िया। अब देखो ये पैरेलल है और यहाँ पर डमरू बन रहा है। आपकी आंखें आपको धोखा तो नहीं दे रही है? पहचान कर दे रही है कि नहीं आपकी आंखें आपको? ये पैरेलल बोली और यहाँ पर क्रॉस है, डमरू, क्रॉस Z डमरू, याद रखो इनको। ठीक है, और ये पैरेलल है, ये एक बड़ी ट्रायंगल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये वाली छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो बस मेरी प्रैक्टिस का यही उद्देश्य है कि आप इन चीज़ों को जल्दी जल्दी पकड़ पाओ, उसके बाद कर तो आप लोगे। मैं बता रहा हूँ, आप इसी मटेरियल की प्रैक्टिस करो, रगड़ दो इसे, आप कर लोगे, कुछ नहीं करना इससे बार। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको इससे बार कुछ नहीं करना पड़े। BFFC 2:1 BF। वैसे आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, मतलब जो भी इसको सॉल्व करने में लगेगा मैं आपको बता चुका हूँ। BFFC 1 DC 18। तो आप खुद करो अब इसको एक बार। ठीक है, अब देखो भाई, ये डमरू बना था, ये तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अगर ये 5 है, ये 10 है, तो इस वाली ट्रायंगल की हर एक साइड डबल है, 5 10, तो 9 18।
इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड डबल है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से, ठीक है। अब देखो ये और ये पैरेलल हैं, तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और ये बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर हैं। छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 है ना। तो छोटी की साइड 9 है तो बड़ी की साइड 3 गुना है ना, 27 होएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा नहीं, इसमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी देयरफॉर दिस ना, ये सब नहीं करना होता है एग्जाम में, ठीक है। सिमिलर पकड़ने कैसे हैं और उनको यूज कैसे करना है बिना लिखे, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।